सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज राष्ट्रीय आय के रिगार्डिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट का जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि यार आखिर किस चीज़ को जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक देश का सामान्य निवासी जो है कौन होता है, आखिर ये घरेलू आय से कैसे डिफरेंट होती है। कई सारे डाउट जो है स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं, तो ये सारे के सारे डाउट आपके आज जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इस बात की मेरी श्योरिटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। बट इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है कारक आय और हस्तांतरण आय ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिखा चुका हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख कर आइए, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कारक आय के ऊपर ही है। तो अगर आपको वो ही नहीं पता होगा तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय का आखिर क्या मतलब होता है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, अगर आपको राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं केवल 2 से 3 वर्ड है जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको बस उसको समझ देना है, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय आय जो है ना, पहले हम पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। यहाँ पे इसने ये बोल दिया, लेकिन ये क्या कह रहा है ये हमें यहाँ पे जो है समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब मैं 3 वर्ड यहाँ पे जो है अंडरलाइन कर रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने हैं। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे वो है आपका एक लेखा वर्ष, सबसे पहला। दूसरा जो यहाँ पे वर्ड है वो है आपका सामान्य निवासी, और तीसरा जो वर्ड है आपका वो है आपका कारक आय। अगर आपने इन तीनों वर्ड्स को समझ लिया तो आपको राष्ट्रीय आय को समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं इन तीनों वर्ड्स को। सबसे पहला जो वर्ड है आपका क्या है? सबसे पहला जो वर्ड है आपका, इसको कहते हैं एक लेखा वर्ष। तो एक लेखा वर्ष की अगर हम बात करें तो मेरे से कई सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर ये लेखा वर्ष क्या होता है। तो भाई लेखा वर्ष जो है ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को जो है ये ख़त्म हो जाता है। अब आप क्या होगे जी ये कौन सा जो है कैलेंडर आ गया? होते इसमें भी 12 महीने ही हैं, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। होते इसमें भी जो है 12 महीने ही हैं, लेकिन इसका जो हैप्पी न्यू ईयर है वो कब आता है? इसका जो हैप्पी न्यू ईयर है वो आता है आपका 1 अप्रैल को। और क्लोजिंग कब होती है इसकी, दी एंड कब होता है ये होता है 31 मार्च को। जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं हम तो जो फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर, जो 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को क्लोज हो जाता है, वो कैलेंडर ईयर होता है, वो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं, एक लेखा, इसको फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग वर्ष, वित्तीय वर्ष भी इसको कह सकते हो आप, ठीक है, लेखा वर्ष भी कह सकते हो, या आप इसको जो है वित्तीय वर्ष के नाम से भी आप इसको जो है जान सकते हो। तो दोनों एक ही चीज़ें होती है। वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। दोनों में 12 महीने होते हैं, बट डिफरेंस क्या है? स्टार्टिंग और एंड का। तो लेखा वर्ष क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है। अच्छा जी, ठीक है। दूसरी जो टर्म है यहाँ पे वो है आपकी कारक आय। तो दूसरी टर्म की बात कर लेते हैं अब। दूसरी जो टर्म है आपकी वो है आपकी कारक आय। तो कारक आय की अगर हम बात करते हैं, कारक आय क्या होती है, तो मैं आपको बोल चुका हूं कि भाई कारक आय के रिगार्डिंग मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूं। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख के आइए। अभी मैं फ़िलहाल आपको शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि भाई कारक सेवाओं के बदले में, इसे प्रीवियस बना दिए तो वहाँ देख के आ जाइएगा। कारक सेवाओं के बदले में जो हमको आय प्राप्त होती है उसको जो है कारक आय क्या आती है। ठीक है जी। कारक सेवाओं के अंदर भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम ये होते हैं। ये परिवार क्षेत्र इसका स्वामी होता है। परिवार क्षेत्र ये चारों चीज़ें उत्पादक क्षेत्र को देता है, जिससे उत्पादक क्षेत्र प्रोडक्शन कर पाता है, और बदले में इसको भूमि के बदले में किराया एंड क्या कहते हैं मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, और उद्यमी को लाभ मिलता है। ठीक है जी। तो ये चारों चीज़ें मैं आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, तो हम यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको सेपरेट पहले ही समझा दिया था। अच्छा जी, ठीक है। लेखा वर्ष हमको समझ में आ गया, कारक आय हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है भाई सामान्य निवासी। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय आय का वो क्या है?
वो है सामान्य निवासी के ऊपर। अगर आपको सामान्य निवासी समझ में आ गया तो आपको राष्ट्रीय आय को समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है नहीं होने वाली है। तो आपको सामान्य निवासी समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई नागरिक जो है किसको कहते हैं। ठीक है, एक देश का नागरिक जो है वो किसको कहते हैं। सबसे पहले आपको नागरिक को जो है समझना पड़ेगा कि नागरिक जो है वो क्या होता है। सिटीजन की बात कर रहे हैं, अभी हम सामान्य निवासी की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी देश का नागरिक बनने के लिए, किसी भी देश का सिटीजन बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए जी, जहाँ पे भी हमारा जन्म होता है, जहाँ पे भी हम पैदा होते हैं, तो हम वहाँ के ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, हम वहाँ के ऑटोमेटिकली जो है नागरिक बन जाते हैं, सिटीजन बन जाते हैं। ठीक है जी, तो हमारे को नागरिकता के लिए कोई अलग से कोई वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम जहाँ पे पैदा होंगे हम वहाँ के नागरिक है। जैसे मैं भारत में पैदा हुआ हूँ तो मैं भारत का नागरिक हूँ, अमेरिका में पैदा हो तो अमेरिका का हो जाता है। जहाँ पे भी मैं पैदा होऊंगा वहाँ का मैं नागरिक बन जाऊँगा। लेकिन जो बंदा यहाँ पैदा ही नहीं हुआ और वो यहाँ का नागरिक बनना चाहता है, मान लो कोई बंदा है किसी दूसरी कंट्री का, लेकिन वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, भारत का सिटीजन बनना चाहता है, तो वो तो पैदा ही नहीं हुआ। तो फिर उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए जो पैदा नहीं हुए यहाँ पे और वो यहाँ के बनना चाहते हैं, तो जो भी उस कंट्री के अंदर जो भी लीगल डॉक्यूमेंट जो भी चलता है, जिसको वहाँ का कानून जो है ये बोलते हैं कि हाँ भाई अगर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाता है इस कंट्री का तो आप वहाँ के नागरिक बन जाओगे। तो उसको वो डॉक्यूमेंट जो है, जो भी कानूनी दस्तावेज उस देश के अंदर चलता है, तो वो अगर उसको मिल जाए तो वो वहाँ का नागरिक बन जाएगा, अगर वो वहाँ पे पैदा नहीं हुआ है। जो पैदा हुआ वो ऑटोमेटिकली है, उसको किसी भी तरीके की कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये लीगल डॉक्यूमेंट वाला उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे पैदा नहीं हुए हैं लेकिन भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये अभी हमने समझा नागरिक, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट तो नागरिक नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका सामान्य निवासी। अब हम जरा ये समझते हैं कि सामान्य निवासी जो है वो कौन होता है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई अगर हमें किसी भी देश का क्या करना है, नागरिक बनना है, तो शर्त क्या है, वहाँ पे पैदा हो जाओ, आप वहाँ के नागरिक बन जाओगे। या अगर आप पैदा नहीं हुए फिर भी आप नागरिक बनना चाहते हो तो भाई वहाँ का जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो ले लीजिए, आप वहाँ के नागरिक बन जाओगे। लेकिन अब आती है बात सामान्य निवासी की। तो सामान्य निवासी अगर आपको किसी देश का बनना है तो आपको उसके लिए दो कंडीशनों को पूरा करना पड़ेगा। क्या क्या पूरा करना पड़ेगा, सबसे पहली जो कंडीशन है, 1 साल या उससे ज़्यादा, 1 साल या उससे ज़्यादा आप क्या करो, 1 साल या उससे ज़्यादा आप उस देश में निवास करने चाहिए। निवास लिख देते हैं हम इसको, मतलब कि 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आपको उस देश के अंदर जो है रहना पड़ेगा। ठीक है जी, और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए आपको उस देश के अंदर जो है रहना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपकी आर्थिक रुचि उसी देश के अंदर होनी चाहिए जिस देश के अंदर आप 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रह रहे हैं। आपको अगर किसी भी देश का सामान्य निवासी बनना है तो जिस भी देश के अंदर आपने ये दोनों कंडीशनें पूरी कर दी, आप उस देश के सामान्य निवासी बन जाओगे। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमें उस देश के अंदर रहना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि हमारी जो आर्थिक रुचि है वो उसी देश में होनी चाहिए। अब आर्थिक रुचि की अगर हम बात करें तो आर्थिक रुचि का मतलब क्या होता है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो खाना पीना सोना सब कुछ उसी कंट्री में। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अंदर मतलब ये हो गया कि भाई उत्पादन, उपभोग, निवेश, बचत सब कुछ हम उसी कंट्री में कर रहे हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम सामान्य निवासी को मैं बताता हूँ आपको, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट चुटकियों में क्लियर होने वाला है। देखिए,
जो भी बंदा ये दोनों कंडीशनों को पूरा कर देगा वो वहाँ का सामान्य निवासी बन जाएगा जिस भी देश में कर रहा है। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उदाहरण 1 की। उदाहरण 1 में मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम जो है रोहित है, ठीक है, और ये भारत का क्या है, ये भारत का नागरिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति भारत के अंदर पैदा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला नागरिक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला कि नागरिक का मतलब होता है कि जहाँ पे भी हम पैदा होते हैं वहाँ के हम नागरिक बन जाते हैं। तो मैंने बोला रोहित जो है भारत का नागरिक है, मतलब ये भारत में पैदा हुआ है, और ये दोनों की दोनों कंडीशन 1 साल या उससे ज़्यादा और उसकी आर्थिक रुचि ये भी भारत में ही पूरी कर रहा है, मतलब भारत में ही रह रहा है 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए, और उसकी आर्थिक रुचि भी भारत के अंदर, ये दोनों कंडीशन भारत में पूरी कर रहा है। तो इट मीन्स ये जो दोनों शर्तें हैं, ये जो दोनों शर्त हैं ये कहाँ पे पूरी कर रहा है, ये दोनों शर्त, ये दोनों शर्त जो है भारत में पूरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भारत का नागरिक भी है और प्लस ये भारत का सामान्य निवासी भी है, क्योंकि मैंने बोला कि वो व्यक्ति जो ये दोनों कंडीशन जिस देश में पूरी कर देगा वो वहाँ का सामान्य निवासी है। तो मैं नागरिक भी हूँ और मैं सामान्य निवासी भी हूँ, सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं उदाहरण 2 पे। उदाहरण 2 की अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण 2 में मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम जो है मोहित है, ठीक है जी। अब मोहित जो है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मोहित जो है वो अमेरिका का क्या है, मोहित जो है वो अमेरिका का जो है नागरिक है, मतलब मोहित जो है वो अमेरिका के अंदर जो है पैदा हुआ है, लेकिन वो जो ये दोनों की दोनों शर्तें हैं वो अमेरिका में पूरी नहीं करता, वो भारत में पूरी करता है। मतलब कि उसका जो मन है, उसका जो दीदा है वो कहाँ लगता है, भारत के अंदर 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए भारत में वो रहता है और उसकी आर्थिक रुचि भी भारत में ही है। तो नागरिक तो वो अमेरिका का है, लेकिन क्योंकि वो दोनों शर्तें भारत में पूरी कर रहा है, 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए भारत में रह रहा है और आर्थिक रुचि भी भारत के अंदर ही है, तो ऐसी स्थिति में मोहित कहाँ का कहलाएगा, ऐसी स्थिति में मोहित जो है भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। इट मीन्स किसी भी देश का सामान्य निवासी बनने के लिए वहाँ पे पैदा होना जरूरी नहीं है, कोई दूसरे देश का बंदा भी सामान्य निवासी हो सकता है, ये दोनों कंडीशन पूरी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। पैदा कहीं भी हुआ हो हमारे को उससे क्या फ़र्क पड़ता, नागरिक वो वहाँ का होगा जहाँ पे पैदा हुआ है, लेकिन ये दोनों शर्त जिस देश के अंदर पूरी करेगा वहाँ का वो सामान्य निवासी बन जाएगा। अच्छा जी, अब आती है बात उदाहरण 3 की। उदाहरण 3 के अंदर एक और पर्सन है जिसका नाम है सुमित, ठीक है जी, सुमित इसका नाम है। सुमित जो है वो क्या, कौन है, सुमित जो है वो भारत का क्या है, वो भारत का नागरिक है, ठीक है जी। अच्छा, मतलब भारत में ये पैदा हुआ है, और ये जो दोनों की दोनों शर्तें हैं, पहले इसका काम क्या है, पहले आप ये समझिए। सुमित जो है या तो भाई बॉर्डर पे काम करता है, सीमा पर जो है ये काम करता है बॉर्डर पे, या इस बंदे का कुछ काम ऐसा है कि रोज़ या कभी हफ्ते 10 दिन में ये रोज़ या तो बॉर्डर पे काम करता है, मतलब सैनिक है ये, या हफ्ते 10 दिन में ये क्या करता है, बॉर्डर को पार करता है, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, इसका काम ही ऐसा है, बॉर्डर इसको पार करना पड़ता है, या तो सीमा पे ही काम करता है या सीमा पार करके क्या करता है, सीमा पार करके रोज जाता है या हफ्ते 10 दिन में चक्कर लगा के ही आता है बॉर्डर पार करके। तो ऐसी स्थिति में ये बंदा कहाँ का कहलाएगा, पैदा तो ये भारत में हुआ है, लेकिन या तो ये सीमा पे काम कर रहा है बॉर्डर पे, या इसका कुछ काम ऐसा है कि इसको हफ्ते 10 दिन में बॉर्डर पार करके जाना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बंदा है ये दोनों शर्त कहाँ पे पूरी कर रहा है, पार करता है फिर आ जाता है, पार करता है फिर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों शर्त भारत में ही पूरी कर रहा है। अब वो काम के लिए गया है ना, आ जाता है वापस, गया फिर आ गया, गया फिर आ गया, तो दोनों शर्त भारत में पूरी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति भारत का ही क्या कहलाएगा, भारत का ही सामान्य निवासी कहलाएगा, चाहे वो बॉर्डर पे काम कर रहा है, चाहे वो बॉर्डर पे काम कर रहा है, चाहे वो हफ्ते 10 दिन में बॉर्डर पार करके चक्कर लगाता है, कुछ भी है, वो आ तो वापस भारत में ही रहे ना, भारत में रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं
उदाहरण, अब हम बात करते हैं उदाहरण 4 की। उदाहरण 4 के अंदर मान लीजिए एक और व्यक्ति है जिसका नाम जो है मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स जो है वो भारत का क्या है, वो भारत का जो है नागरिक है। ठीक है जी, भारत के नागरिक का मतलब क्या है कि वो भारत के अंदर पैदा हुआ है। ठीक है जी, तो अगर मिस्टर एक्स भारत का नागरिक है और ये इसका काम क्या है, इसका काम, ये सिंगर है। ठीक है, कौन है ये सिंगर है, सिंगिंग करता है। ठीक है जी, तो अब सिंपल सी बात है, ये दूसरे देशों में भी जाता है गाने, तो दूसरे देशों में जाता है, गा के आ जाता है वापस इंडिया, जाता है गा के आ जाता है इंडिया। तो अब ये कहाँ का कहलाएगा, ये दोनों शर्त जो है कहाँ पे पूरी कर रहा है भाई, इनके होते हैं शो वगैरह होते हैं, जाता है गाना गा के फिर आ जाता है, हफ्ता 10 दिन 15-50 दिन आता है, गा के आ जाता है फिर। तो ये दोनों शर्तें कहाँ पूरी कर रहा है, ये दोनों रह तो वो भारत में ही रहे ना। अब वो तो काम की वजह से गया है ना, वहाँ पे आके वापस आ गया अपना भारत के अंदर, गाना गाया, पैसे ऐसे कमाए, वापस आ गया, गया पैसे ऐसे कमाए, वापस आ गया। आप अपने काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में जाते हो, हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन 50 दिन और वापस भारत के अंदर आ जाते हो, तो आप दोनों शर्त भारत में पूरी कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ के सामान्य निवासी कहलाओगे, ऐसी स्थिति में आप भारत के सामान्य निवासी कहलाओगे। ठीक है, ये गया बंदा दूसरे देश में गया, पैसा कमा के लाया, वापसी आ गया गाना गा के, फिर किसी दूसरे देश में चला गया, फिर गाना गा के आ गया, फिर किसी दूसरे देश में गया, फिर गाना गा के आ गया, वापस तो भारत में ही आ रहा है ना भाई। तो ऐसी स्थिति में मिस्टर एक्स भारत का ही सामान्य निवासी कहलाएगा। अच्छा जी, अब आती है बात उदाहरण 5 की। उदाहरण 5 के अंदर अब भारत के अंदर ही क्या है, भारत के अंदर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। ठीक है, लाइक IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने यहाँ पे नाम लिख दिया IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, मैं जो है रोहित, मैं भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, मतलब मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं काम कहाँ कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, इन फिरंगियों के साथ। तो मैं कहाँ का कहलाऊंगा, ऐसी स्थिति में मैं जो है भारत का ही सामान्य निवासी कहलाऊंगा। मैं भारत का ही सामान्य निवासी जो है कहलाऊंगा। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। भले ही मैं काम कहाँ कर रहा हूँ, भले ही मैं काम इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कर रहा हूँ, लेकिन मैं सामान्य निवासी कहाँ का कहलाऊंगा, मैं सामान्य निवासी जो है वो भारत का ही कहलाऊंगा। तो ये पांचों एग्जाम्पल के अंदर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ये सब क्या है, ये सब भारत के जो है सामान्य निवासियों के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय आय के लिए जो है ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे भाई, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। हमने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ये जो मैंने पांच एग्जाम्पल बताया आपको कि ये सामान्य निवासी हैं, तो ये 5, अब अगर मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ कि राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का जोड़ है। तो मतलब कि एक साल के अंदर अंदर जो नीचे मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बताए, वो पांचों एग्जाम्पल के व्यक्तियों ने एक साल के अंदर अंदर जितनी भी कारक आय को अर्जित करा है, अगर मैं उसका जोड़ कर दूं तो वो क्या है, तो वो भाई राष्ट्रीय आय कहलाएगी। और क्या कहलाएगी, तीनों वर्ड मैंने आपको समझाए ना, पहले एक लेखा वर्ष समझाया, फिर मैंने आपको कारक आय समझाई, फिर मैंने आपको सामान्य निवासी समझाया। तो वो जो पांचों टाइप के व्यक्ति हैं जिसकी हमने यहाँ नीचे बात करी है, वो पांचों सामान्य निवासी हैं। तो अगर मैं इन पांचों व्यक्तियों की कारक आय को जोड़ दूं, एक साल के अंदर अंदर इन्होंने जितनी भी कमाई है, तो वो क्या कहलाएगी, वो जो है हमारी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई राष्ट्रीय आय के लिए जो है ना, बंदा मैटर करता है, पर्सन। बंदा जो है ना वो कौन होना चाहिए, बंदा जो है ना वो जो है सामान्य निवासी होना चाहिए। राष्ट्रीय आय के लिए कौन मैटर करता है, राष्ट्रीय आय के लिए बंदा मैटर करता है। बंदा, मतलब पर्सन, व्यक्ति मैटर करता है। अगर वो व्यक्ति
सामान्य निवासी है भारत का सामान्य निवासी कैसे होगा, ऊपर मैंने आपको एग्जांपल में समझाया। तो अगर वो भारत का सामान्य निवासी है तो भाई वो चाहे पैसा भारत के अंदर रह के कमाए या वो पैसा विदेशों में जाकर कमाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल 4 में समझाया कि मिस्टर एक्स भारत का नागरिक है, सिंगिंग करता है, जाता है दूसरे देशों में गाना गा के पैसे कमा के लाता है, जाता है कभी किसी दूसरे देश, कभी किसी दूसरे देश, कभी किसी दूसरे देश। सिंगर तो ऐसे ही होते हैं ना, दूसरे दूसरे देशों में जाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मिस्टर एक्स मैंने बोला कहाँ का है, भारत का है। तो भाई बंदा भारत का है ना, पैसा वो चाहे अपने देश में जाके कमाए, अपने देश में रह के कमाए या विदेशों में जाके कमाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय आय ये कहता है मेरे लिए व्यक्ति मैटर करता है, मेरे लिए जो है ना जगह मैटर नहीं करती है, मेरे लिए जगह मैटर नहीं करती है। चाहे आप भारत के किसी भी कोने से पैसा कमाओ, पूरी दुनिया में किसी भी कोने से पैसा कमाओ, अगर आप भारत के सामान्य निवासी हो तो आपकी आय राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ी जाएगी। दुनिया के किसी भी कोने में आप पैसा कमाओ, कहीं पे भी जाके कमाओ, आप भारत के सामान्य निवासी हो, आपकी इनकम जोड़ी जाएगी भारत की राष्ट्रीय आय में, क्योंकि आप भारत के सामान्य निवासी हो। और कौन व्यक्ति भारत के सामान्य निवासी नहीं होते ये आपको बता देता हूँ। जिनको हम जो है गैर निवासी के नाम से, जिनको हम जो है गैर निवासी बोलेंगे, मतलब जो सामान्य निवासी नहीं है, जो ये कंडीशनों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन कहलाएंगे, वो गैर निवासी कहलाएंगे। तो जो गैर निवासी होते हैं उनकी आय को भारत की राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। तो गैर निवासी जो है कौन कौन होंगे, गैर निवासी की हम जो है बात करते हैं। देखिए जी, तो अगर हम बात करते हैं गैर निवासियों की, तो मान लीजिए एग्जाम्पल 1 में, मान लीजिए मैं ही हूँ, एग्जाम्पल 1 में रोहित है। रोहित जो है वो भारत का कौन है, रोहित जो है वो भारत का जो है वो नागरिक है, ठीक है जी, भारत का नागरिक है। लेकिन मैं जो दोनों के दोनों शर्त हैं कहाँ पूरी कर रहा हूँ, अमेरिका में पूरी कर रहा हूँ जाके। तो क्या मैं भारत का नागरिक हूँ लेकिन मैं अमेरिका में जाके ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा हूँ, तो मैं क्या भारत का सामान्य निवासी कहलाऊंगा? नहीं, मैं बस भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का सामान्य निवासी नहीं कहलाऊंगा। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। मैं तो दोनों कंडीशन अमेरिका में पूरी कर रहा हूँ ना, मैं तो अमेरिका का सामान्य निवासी कहलाऊंगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 में समझिए, वो सारे के सारे व्यक्ति, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, इसका नाम सुमित है, ठीक है जी, ये जो है मान लीजिए अमेरिका का जो है नागरिक है, ठीक है, अमेरिका का कौन है, नागरिक है। अब ये भारत के अंदर छुट्टियां मनाने, घूमने फिरने, मौज करने आया और 50-100 दिन मौज करके चला गया। टूरिस्ट आते हैं ना घूमने फिरने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, वो सभी बंदे जो दूसरे देशों में रहते हैं घूमने फिरने आ जाते हैं अपनी छुट्टियां मनाने। तो 50 से 100 दिन घूमने फिरने के लिए आ गए, छुट्टियां मनाने के लिए आ गए, और वापस कहाँ चले गए, वापसी अमेरिका। घूमने फिरने आए कहाँ पे, भारत में, 50 से 100 दिन भारत के अंदर रहे और आए और भाई साहब चले गए। तो ऐसी स्थिति में कहाँ के कहलाएंगे, अमेरिका के ही कहलाएंगे भाई। वो तो आए हैं भारत में घूमने फिरने और चले गए 50 से 100 दिन बाद, वो भारत के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। अच्छा जी, एक और समझिए, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 के अंदर एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं अम्बेसी, दूतावास। तो ये क्या होता है ये समझिए। जैसे कि इसको हम घरेलू आय के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये बोलूँ कि भारत में, भारत है, मान ली भारत है, भारत में जो है जापान का दूतावास है, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं घरेलू आय में आपको अच्छे से समझाऊंगा। भारत में जापान का दूतावास है, इसका मतलब है भारत में एक बिल्डिंग है जो कि किसकी है, जो कि जापान की है, बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है वो एम्बेसी है, वो दूतावास है। तो इस बिल्डिंग के अंदर, भारत में बिल्डिंग है जो कि किसकी है, जापान की है। तो इस बिल्डिंग के अंदर 2 व्यक्ति काम कर रहे होंगे, एक तो जापानी काम कर रहे होंगे जिनकी ये बिल्डिंग है, और हो सकता है कोई भारतीय भी काम कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कोई भारतीय भी काम कर रहा हो, क्योंकि बिल्डिंग तो भारत के अंदर है ना, हो सकता है उसको काम मिल गया एम्बेसी के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जापानी है ये तो गैर निवासी कहलाएगा, ये तो गैर निवासी कहलाएगा, ये भारत के सामान्य निवासी नहीं है।
लेकिन जो भारतीय इसके अंदर काम कर रहा है वो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। भारत के अंदर जो भी आप बोलोगे भाई ये क्या कर रही है भारत के अंदर जापान की बिल्डिंग, और ये जापानी भारत में क्या कर रहे हैं, ये अपने देश को रिप्रेजेंट करने आए हैं कि भारत के अंदर जितने भी जापानीज लोग रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, अपने देश को रिप्रेजेंट करने आए हैं। इनके अंदर एक एम्बेसडर होता है जो अपने देश को रिप्रेजेंट करने आता है, ठीक है, वो जापान का ही बंदा होता है और उसके साथ एक तो जितने भी व्यक्ति होंगे वो सब जापानी हैं, तो वो तो अपने देश के लिए आए हैं। ये एक्सेप्शन है इसका, भले ही भारत में रह रहे हैं वो 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन वो फिर भी भारत के सामान्य निवासी नहीं है। अम्बेसी के कॉन्सेप्ट में ये अपवाद है, इसका यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। भले ही वो 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए भारत में ही रह रहे हैं, बिल्डिंग भारत में है, जापानियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्सेप्शन है। वो तो अपने देश को रिप्रेजेंट करने आए हैं, उनकी रुचि यहाँ नहीं है भारत में, उनकी रुचि जापान में ही है। तो भले ही वो जापानी यहाँ पे रह रहा है, लेकिन फिर भी रहते हुए भी वो भारत का सामान्य निवासी नहीं है, वो गैर निवासी माना जाएगा। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। यहाँ स्टूडेंट जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार वो तो 1 साल, अभी आपने बोला था जी 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा तो भाई वो तो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा और आप इसको गैर निवासी कह रहे हो, तो ये अपवाद है। अपवाद का मतलब है जहाँ ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सेप्शन है ये। तो वो रहते हुए भी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी रुचि भारत में है ही नहीं, उसकी रुचि जापान में ही है, वो तो बस अपने देश को रिप्रेजेंट करने आए हैं। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ये सारी की सारी बातें आपको ये ध्यान रखनी है। और वो सारे के सारे व्यक्ति जो भारत में जो है 1 साल या उससे कम टाइम के लिए, 1 साल या उससे कम समय के लिए भारत में आए हैं काम वाम करने के लिए और वापस चले जाएंगे, 50 दिन 100 दिन 150 दिन कितने भी हो, काम वाम करने के सिलसिले में, वो घूमने फिरने का सिलसिला था और ये काम वाम का सिलसिला है, आए और चलेगा वापस जिस देश में थे। तो भाई ये सब कैटेगरी के बंदे क्या कहलाएंगे, ये सब कैटेगरी के बंदे क्या कहलाएंगे, आपके भारत के जो है सामान्य निवासी नहीं है, भारत के गैर निवासी है। और एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बोला WHO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो इसके अंदर तो 2 तरीके के बंदे काम कर रहे होंगे, इंडियन भी और विदेशी भी। तो मैंने बोला अगर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, जैसे मैंने अभी आपको ये एक ऊपर एग्जाम्पल दिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, अगर इसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मैं तो भारत का सामान्य निवासी कहलाऊंगा। लेकिन भाई इसमें तो विदेशी भी तो काम कर रहे होंगे, तो जो इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो विदेशी काम करते हैं, विदेशी भी तो काम कर रहे होंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो वो भारत के सामान्य निवासी नहीं है, वो भारत के गैर निवासी हैं। तो आखिर किन व्यक्तियों को गैर निवासी माना जाता है ये मैंने आपको बता दिया। इन बंदों की इनकम देखो, ये भारत में ही रह रहे हैं, एक्सेप्शंस हैं ये इनके, ये भारत में ही रह रहे हैं 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन विदेशी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नहीं माने जाएंगे भारत के निवासी। ये दूतावास वाला जो एग्जाम्पल बताया, भारत में रह रहे 1 साल तक, लेकिन एक्सेप्शन है, नहीं अपने देश को रिप्रेजेंट करने आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं, काम के सिलसिले में आए हैं, 1 साल या उससे कम के लिए नहीं है, वापस चले गए, ये सारे गैर निवासी होते हैं। तो राष्ट्रीय कहता है भाई मेरे लिए तो बंदा मैटर करता है, सामान्य निवासी तो है ही नहीं, तो ये भारत में रहते हुए भी जितनी भी इनकम को कमाएंगे वो भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय कहती है कि मेरे लिए तो भाई बंदा मैटर करता है। अगर आप भारत के सामान्य निवासी हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने से आप इनकम कमाइए, मैं आपकी इनकम को भारत के राष्ट्रीय आय में शामिल करूंगी, अदरवाइज नहीं। राष्ट्रीय आय के लिए बंदा मैटर करता है, जगह मैटर नहीं करती है। तो ये बात आपको जो है गोल कर पी जानी है, ठीक है जी। तो आई होप राष्ट्रीय आय क्या होती है, लेखा वर्ष किसको कहते हैं, कारक आय क्या होती है, सामान्य निवासी क्या होता है, ये सारी की सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।